आइए आज के इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे जो ईपी बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया है। सबसे पहले हम लोग जो है मॉडल पेपर जो है उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है आया है और उसके बाद से हर एक क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए हम सबसे पहले मॉडल पेपर का थोड़ा सा जो है अवलोकन करते हैं कि किस किस तरह के जो है प्रश्न उसमें आए हुए हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्री बोर्ड परीक्षा 2025 जो है यहाँ पे मॉडल पेपर आ चुका है और हम जो है हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर से उसका आंसर जानेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छे से बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें स्पष्ट दिखे। हम भी देख लेते हैं कि आ जाएगा। ठीक है बाबू, अच्छा देखिए जो सबसे पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे जो पहला प्रश्न दिया है वो है हमारा दिया है यहाँ पे कि क में बहुभ्रूणता खोजी गई। बहुभ्रूणता जो है किसके द्वारा खोजी गई? जैसे कि बहुभ्रूणता होता क्या है, तो जब किसी बीजांड के अंदर जो है एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा गया। और जो है किसने खोजा था उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। तो पहला ऑप्शन दिया है लीवेनहॉम, दूसरा दिया है माहेश्वरी, तीसरा दिया है विंकलर और चौथा दिया है कूपर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा लीवेनहॉम का, क्योंकि इन्होंने ही जो है बहुभ्रूणता के बारे में पता लगाया था। यह हमें याद रखना है। ठीक है बाबू, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसका आंसर भी जान लेते हैं। अगले जो क्वेश्चन है उसका पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे फिर आंसर को हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है हम क्या कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आप आंसर नहीं जानेंगे। तो बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हम पूर्ण उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एक मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि लगभग जो है आप 50% आपका समझिए तैयार रहेगा, क्योंकि एक मॉडल पेपर के अंदर जो है पूरी किताब से क्वेश्चन आते हैं और पूरे किताब से आने का मतलब समझिए कि आप 70 में से 30 से 35 नंबर जो है केवल एक ही मॉडल पेपर से खूब आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो पासिंग नंबर केवल एक मॉडल पेपर से ही आपका आ सकता है। और ऐसे ऐसे अगर क्या करते हैं, अगर आपसे 3 से 4 मॉडल पेपर का तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप तो बहुत अच्छा नंबर जो है 80+ को आराम से ला सकते हैं। तो जब आप क्या करिए, कोई भी मॉडल पेपर तैयार करिए तो कॉपी पेन को ले लीजिए और हर एक क्वेश्चन को नोट करिए, उसको याद कीजिए। केवल पढ़िए मत, पढ़ने से अब काम नहीं चलने वाला, आपको याद करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा और उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब जाकर ही आपका पूरा नंबर मिलेगा। इस बात पे ध्यान रखना है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे संदेशवाहक आरएनए, जिसको हम mRNA कहते हैं। संदेशवाहक आरएनए को क्या कहते हैं? mRNA, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो संदेश को क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। संदेशवाहक का आरएनए का निर्माण होता है कहाँ होता है? केंद्रक में, गोल्गी कायल में, राइबोसोम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसको हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। तो देखिएगा जो mRNA है, जो mRNA तो वो केंद्र के अंदर बनता है, क्योंकि जो केंद्र के अंदर सूचनाएं होती हैं उसको कोशिका द्रव्य में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये केंद्र में बनता है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगर आपको वीडियो स्पष्ट नहीं दिखता हो तो आप हमसे बता सकते हैं कि भाई स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा हम और क्वेश्चन को जूम कर सकते हैं और क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। जीन अभियांत्रिकी, जिसको हम जीन इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सुनहरा चावल, ग्लूकोज, गेहूं, मक्का। तो देखिए जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस के अंदर जो है विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा दी गई है और ये जो है एक जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त किया गया है इसको। मतलब कि इसके जीन में, इस जो गोल्डन राइस है इसके जीन के अंदर, इसके डीएनए के अंदर परिवर्तन किया गया है, जिसके अंदर जो है विटामिन ए की मात्रा जो है पहले की तुलना में बढ़ चुकी है। और इसको जो है हम बोल सकते हैं एक तरह से ऐसे पौधे को हम जीएमओ पौधा भी कहते हैं। ठीक है ना, जीएमओ पौधा कहते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे प्लांट पी लिख सकते हैं, जीएमपी भी बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको अनुवांशिक रूप से इसमें बदलाव लाया गया है और तब जाकर के इसके अंदर जो है कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है एक तरह से ये। अच्छा, तो भाई सुनहरे चावल लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, अच्छा घ नंबर जो प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भाई जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? याद रखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है बाबू, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला आते हैं
अगला जो क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का है? 1 नंबर के। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन सबको हम देख लेते हैं अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, खूब आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, स्तनपान अनावृत के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए। जो स्तनपान अनावृत होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जब किसी महिला का एक बच्चा जन्म लेता है, जब किसी महिला का एक बच्चा होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो अगर वो महिला क्या करती है, उस बच्चे को शुरू में 4 से 5 महीने या 6 महीने लगभग क्या करती है, अगर बच्ची अगर भरपूर स्तनपान कराती है और उस दौरान अगर वह शारीरिक संबंध भी बनाती है, मैथुन भी करती है, तो भाई उस समय जो है गर्भ धारण की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि आर्तो चक्र उस समय बहुत ही कम आता है, या कह लीजिए अंडाणु का निर्माण उस समय नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है गर्भ धारण नहीं होता है। तो कह रहे कि जो स्तनपान अनावृत होता है, इसके 2 लाभ बताना है। तो इसको 2 लाभ आप बता सकते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहीं पे इसका आंसर बता सकते हैं कि 2 लाभ ये है कि सबसे पहले जो स्तनपान अनावृत है, एक तरह से प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के बैरियर का, किसी भी तरह के दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इससे साइड इफेक्ट या किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। पहला लाभ है। दूसरा लाभ है कि जब माँ जो है एक बच्चे को स्तनपान कराती है, तो माँ का प्रेम उस बच्चे के लिए बढ़ता है, और उस बच्चे का भी पालन पोषण अच्छे से होता है, और उसका पौष्टिक आहार मिलता है। ये लाभ है 2, हम बोल सकते हैं स्तनपान अनावृत से, ठीक है बाबू, 2 लाभ लिखा जा सकता है। अगला है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, जिसको हम लिंग संलग्न रोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो जीन होता है वह एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, एक्स जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर पाया जाता है, और जो है ये लिंग गुणसूत्र के साथ इसका जीन जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लिंग संलग्न जीन। और इसमें होता क्या है, हीमोफीलिया में होता क्या है, तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो है, अगर जिस रोगी को हुआ है, अगर उसका थोड़ा सा भी कहीं कट जाता है, तो उसमें लगातार खून बहता रहता है, बंद होना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसमें लगातार खून बहता है, इसीलिए इसको ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से जो है किसी भी जीव के या जंतु या पौधे की भाई डीएनए में या अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन ला करके वांछित गुणों को उसके अंदर हम उत्पन्न करते हैं, या बहुत सारे जो है वांछित पदार्थों को हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग उसको बड़े पैमाने पर उसको हम प्राप्त करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि ये दवाई बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों की पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भाई, बायो के लिए, बायोलॉजी के लिए, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं, घ नंबर क्वेश्चन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं अनुवांशिकता रूपांतरित जीव। क्या है? अनुवांशिकता रूपांतरित जीव या जंतु से आप क्या अभिप्राय है? आपका क्या अभिप्राय है? जिसको बोलते हैं जीएमओ। क्या बोलते हैं? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, जीएमओ भी बोला जाता है। तो जीएमओ का मतलब क्या होता है कि ऐसे पादप, ऐसे जीव या ऐसे कोई सूक्ष्म जीव जिनके डीएनए के अंदर जो है परिवर्तन करके या परिवर्तन कर दिया गया है, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? वैसे जीवों को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जिन पौधों के अनुवांशिक पदार्थ में डीएनए में बदलाव करके उनके अंदर कोई वांछित गुण उत्पन्न किया जाएगा, वैसे जीवों को हम क्या बोल सकते हैं? अनुवांशिक रूपांतरित जीव कह सकते हैं। जैसे चूहे हो सकते हैं, गाय हो सकती है भाई, गाय के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय जो गाय आ रही हैं हमारे देश में, जो जर्सी गाय हैं या अन्य जितनी भी साहिवाल गाय हैं, उनके दूध देने की क्या क्षमता बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो है अनुवांशिक रूप से परिवर्तन किया गया है, अनुवांशिक रूप से इनको बदला गया है, अलग अलग तरीके से इनके भी संक्रमण करा करके इनको तैयार किया गया है, तब जाकर के जो है इनके अंदर दूध उत्पादन बढ़ा है, जिसकी वजह से श्वेत क्रांति आया है भाई। इसी की वजह से जो है जो हरित क्रांति है, जो गेहूं का पैदावार है, पहले की तुलना में बढ़ चुका है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए के अंदर परिवर्तन करके या कह लीजिए अलग अलग पौधों को भी संकरण करा करके जो बीजों को तैयार किया जाता है,
उससे क्या होता है, उससे जो है उसकी पैदावार बढ़ जाते हैं और रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो गेहूं होता है वह अधिक मात्रा में क्या करते हैं भाई, अनाज पैदा करते हैं। और उसी की वजह से जो है जब गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुआ, जब गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुआ तो उसी को हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, तो आगे हम और चर्चा करेंगे, आंसर सबका लिखे हुए हैं, सब हम आपको समझाएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं साथ में। सहजीवन मतलब, सहजीवन से आप क्या समझ, सहजीवन का मतलब साथ साथ जीना, सहजीवन का मतलब साथ साथ जीना ही क्या कहलाता है, सहजीवन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है आप लाइकेन के ले सकते हैं। लाइकेन के अंदर दो होता है, शैवाल और कवक होते हैं, जो हमेशा साथ साथ जीते हैं, उसमें दोनों का लाभ होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। आगे हम इस पे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ये था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 5 प्रश्न था, एक एक नंबर के करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगला हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ठीक है बाबू, अगला तीसरा जो है, तीसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2-2 नंबर वाले हमें प्रश्न दिया हुआ है, 2-2 नंबर वाला हमें प्रश्न दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ए भाई मिर्जा क्या प्रॉब्लम है? पहले इसको मिटा के फिर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए और समझते हुए चलिए, सबका आंसर आपको मिल जाएगा, घबराने तो सकता नहीं है, हम आपको बस समझा रहे हैं अभी। ठीक है, पूरा आंसर इसका हम आगे लिखे हुए सब आपको बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, पूरा का आंसर आपको मिलेगा, बस आप देखते जाइए, हम आपको समझाते जा रहे हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2-2 अंक वाले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, 2-2 अंक वाले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क नंबर जो प्रश्न है, इसमें लिख रहा है कि विष संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? विष संक्रमण पर टिप्पणी। विष संक्रमण का मतलब क्या होता है? एस्टरलाइजेशन। एस्टरलाइजेशन मतलब कि जब हम, जैसे मान लीजिए जो ऑपरेशन थिएटर होता है जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, तो भाई ऑपरेशन करने से पहले क्या किया जाता है, जो भी उसमें उपकरण यूज किया जाता है, जो भी औजार उपयोग किए जाते हैं, पहले उसको जो है एस्टरलाइज किया जाता है, उसको जो है जो ऑटोक्लेव होता है उसके अंदर भर करके जो भी उसके अंदर जीवाणु है उनको मार करके तब जाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी औजार को, किसी मतलब कि किसी औजार को या किसी भी वस्तु को प्रयोग करने से पहले हम उसको जीवाणु रहित कर देते हैं, जीवाणु को हम मुक्त कर देते हैं उससे, तो उसे ही हम क्या करते हैं? विष संक्रमण कहते हैं। आराम से इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है और आगे हम आपको बताएंगे भी। मेंडल की प्रभावता के नियम को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर में ही आपसे पूछा जाएगा, मेंडल की प्रभावता का नियम क्या है। क्योंकि जो मेंडल की जो प्रभावता का नियम है, समझ लीजिएगा, कोई भी जो लक्षण होता है उसके अंदर एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 2 जीन होते हैं, 2 कारक होते हैं। जैसे कि अगर एक लंबा पौधा है, एक लंबा पौधा है, ठीक है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हो सकता है कैपिटल टी हो, अगर समयुग्मजी है तो कैपिटल टी होगा। ठीक है, अगर बौना पौधा है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए भी 2 जीन होते हैं, स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लंबा पौधा होता है ये 2 कंडीशन होता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है ना जी। तो भाई एक लक्षण को प्रदर्शित करने, केवल लंबा को प्रदर्शित करने के लिए कितने जीन है? यहाँ पे 2 जीन है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी है। बौना को प्रदर्शित करने के लिए कितने जीन है? स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, 2 जीन है कि नहीं? लंबा को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर भी 2 जीन है। मतलब जब क्या होता है, जब एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 2 अलग अलग जीन है, क्या है यहाँ पे? कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और उसमें से केवल एक जीन का लक्षण दिखता है और एक जीन का लक्षण नहीं दिखता है। जिसका लक्षण दिखता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जिसका लक्षण नहीं दिखता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस पूरे नियम को ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। सिंपल सा है। तो आगे इसकी परिभाषा मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये सब हम जानेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव भ्रूण, जो मानव का जो भ्रूण होता है, 3 प्रारंभिक जनन स्तर, मानव के भ्रूण जो बनता है उसमें 3 प्रारंभिक क्या होता है? जनन स्तर का क्या भविष्य होता है? स्पष्ट कीजिए। भविष्य होता है कि मतलब यह है कि जो जनन स्तर होते हैं वह आगे चलकर के कौन कौन से अंगों का निर्माण करते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए 3 तरह के यहाँ पे जो है जनन स्तर होते हैं, जो जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। ये तीनों परत को ही जनन स्तर कहा गया है। तो भाई एक्टोडर्म क्या बनाता है? कौन कौन से अंग बनाता है? मेजोडर्म कौन कौन सा अंग बनाता है? इंडोडर्म कौन कौन सा अंग बनाता है? इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? अच्छा, घ नंबर प्रश्न देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोरगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? सोरगेट माता पर आपको टिप्पणी लिखना है कि सोरगेट माता जो है क्या होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं,
कुछ ऐसे दंपति मतलब पति पत्नी होते हैं जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, संतान वह उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जिसको हम बाझपन का शिकार बोल सकते हैं। ठीक है, उनको जो है मतलब कि उनमें कोई बीमारी भी हो सकता है, या कुछ ऐसे एक्ट्रेस और एक्टर होते हैं जो अपने शरीर से संतान को उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं वो क्या करती हैं, जो बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं वो संतान उत्पन्न नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, अपने बच्चे को पैदा करने के लिए अपने अंडाणु शुक्राणु को मिक्स करा करके किसी दूसरी महिला के गर्भाशय के अंदर अंतरूपित करा देते हैं। जब बच्चा जो है जन्म ले लेता है तो भाई फिर से उसको ले लेते हैं। तो जो महिला, जिस महिला के गर्भाशय के अंदर इसको अंतरूपित कराया जा रहा है, उस महिला को जो है सरोगेट माता कहा जाता है। क्या कहते हैं, सरोगेट माता कहा जाता है। इस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं, बस आपको देखना है। यहाँ पे घर नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता लिखिए। भाई चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसका भाई किसी भी बीमारी को पता लगाने में, भाई दवाई बनाने में, यहाँ से टीका बनाने में, जीन चिकित्सा में इसका कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बाबू, ये आपका तीसरा का 5 प्रश्न था, 2-2 नंबर के प्रश्न थे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों को भाई नजरअंदाज नहीं करना है। आप हर एक प्रश्न को आपको लिखना है और याद करना है। आपको इसमें से अब कोई ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आप छोड़ देने, आप जितना सेट तैयार करेंगे। आप देखिए, एक तो पहले तो आप पूरा चैप्टर मान लीजिए पढ़े नहीं है, और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद से अगर इसमें भी क्वेश्चन को छाटेंगे तब तो गड़बड़ है। क्वेश्चन आपको छाटना नहीं है, जितना यहाँ पे है हर एक क्वेश्चन को लिखना है और आपको याद करना है। जब आप याद कर लेंगे तब जाकर के ही आप जो है अच्छे से पास हो पाएंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न ही है, लेकिन लघु उत्तरीय का दूसरा है। ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो 3-3 नंबर प्रश्न वाले 3-3 नंबर वाले प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बाबू, चलिए देखिए, ये चौथा क्वेश्चन देखिए, 3-3 नंबर वाले जो प्रश्न है। पहला है आवृत्तिबीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। द्विनिषेचन जो होता है, जिसको हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं, आवृत्तिबीजी पादपों में जो पुष्पी पादप होते हैं इनमें होता है। कब होता है, तो जब क्या होता है, जब परागकण से क्या होता है, जब नर मुकुट उसमें से निकलता है, जो बड़ा वाला जो जनन कोशिका उसमें से जब निकलता है, जब परागनली से होते हुए आता है, तो जब परागनली में आता है तो वो 2 कोशिकाओं में बदल जाता है, दो नरयुग्मक में टूट जाता है, और 2 नरयुग्मक बनते हैं। और क्या करते हैं, जब वह अंदर जो है बीजांड के अंदर जब जाता है, जब भ्रूण के अंदर जाता है, जो भ्रूण कोशिका होता है जब उसके अंदर जाता है तो 2 कोशिका वहां पे होता है, एक केंद्रीय कोशिका होता है, एक अंड कोशिका होता है। तो एक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, एक ध्रुवी केंद्रक से संलयित हो जाता है। निषेचन 2 बार होता है, उसी को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। आप पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो सब हम आपको चित्र के माध्यम से आगे समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम तैयार करके नहीं हमें छोड़ना है, हमें कुछ इसमें से छोड़ना नहीं है। पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन को भाई उसका चित्र बना करके समझना है और पूरे जो है याद करना है। अगला है ख नंबर, अनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। अनुवांशिक कूट क्या होता है, इस पर हमें निबंध लिखना है या टिप्पणी लिखना है, तो काफी इंपोर्टेंट यह भी है, अभी आपको ध्यान रखना है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, कितना आसान क्वेश्चन दिया है। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एकदम रसगुल्ला सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो लिंग गुणसूत्र क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण में इसकी क्या भूमिका है। देखिए कितना आसान, ये क्वेश्चन जो है 10वीं क्लास में भी पूछा जाता है और 12 में भी पूछा जाता है, तो इसको एकदम याद रखना है। और पिछली बार भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, एकदम इसको तैयार रखना है कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। और आप जानते हैं तो हमको बता सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कमेंट में देगा। भाई मनुष्य के एक कोशिका के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और आपको यह भी बताना है कि नर युग्मक के अंदर जो है या मादा युग्मक के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और शरीर की जो कायिक कोशिका होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए इसकी संख्या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए घ नंबर क्वेश्चन, मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मांसाहारी क्या होता है, जो परभक्षी होते हैं, जो क्या करते हैं, शिकार करके मांस को खाते हैं। ठीक है, उनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं, जो केवल मांस खाते हैं। ठीक है, तो इस पे भी चर्चा करना है, इस पे टिप्पणी लिखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां, देखिए भाई ये
अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा का 4 गो प्रश्न दिया है और फिर से जो है 5वां का क्वेश्चन दिया है। तो 5वां का देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, रुक जा भाई रुक जा, इधर उधर मत जा, खिसिया गया है, क्या करेंगे, बहुत खिसियाता है बोर्ड हमारा। चलिए आगे देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन, 5वां का पहला, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया है, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न इसमें भी दिया है, चौथे में भी 4 दिया था, इसमें भी 4 दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत आसान, टीकाकरण भाई वैक्सीनेशन जो होता है, भाई प्रतिरक्षा तंत्र को जागृत करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, उस पर हमें बताना है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, लिखा जा सकता है खूब आराम से। अगला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। आपको तो एकदम याद ही होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है बाबू, एकदम याद होना चाहिए। अगला है, प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार कार्य करता है। तो भाई जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक कैंची कहते हैं, यह कैंची का काम करता है और डीएनए को काटने का काम करता है। इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये भी आसान है और महत्वपूर्ण भी है। हम आपको बोल रहे हैं ना, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि इस मॉडल पेपर से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई भी हम मॉडल पेपर आपको बताएं, आपको उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तप्त स्थल जो है, जो हॉट स्पॉट क्षेत्र होता है, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जीव जो है विलुप्त होने के कगार पर है, वैसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, तप्त स्थल बोलते हैं। तो भाई उसके बारे में बताना है, तप्त स्थल क्या होता है, इसके बारे में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, हम लोग लिखेंगे, ठीक है बाबू। अच्छा, 5वां का 4 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं अगला क्या दिया है, ठीक है। ये है 6वां नंबर, 6वें में भी 4 दिया है, इसमें भी 3-3 नंबर का है। चौथे में देखिएगा, चौथे में 4 क्वेश्चन दिया था, 5वें में 4 क्वेश्चन दिया है 3-3 नंबर का, और 6वें में भी 4 क्वेश्चन दिया है 3-3 नंबर का, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला दिया है, बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए। लिखिएगा 12वां चैप्टर, जो एनसीईआरटी का जो 12वां चैप्टर है, ठीक है ना, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग वाले चैप्टर से दिया है। बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन जो यूजेज है, वहां से क्वेश्चन दिया है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जी। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। भाई जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो पारितंत्र होता है या जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें ऊर्जा की प्रवाह का सचित्र चित्र बना करके हमें समझाना है कि किस तरह से जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि अगर हम चर्चा करें कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, जैसे घास पारितंत्र में मान लें, घास पारितंत्र में तो जो सूर्य के प्रकाश के पास जो ऊर्जा है वो क्या करता है, घास जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने अंदर ले लेते हैं। एक टिड्डा क्या करता है, घास को खाता है तो उसको ऊर्जा मिलता है, फिर उस टिड्डे को मेढक खा लेता है तो मेढक को ऊर्जा मिलता है, मेढक को सांप खा लेता है तो सांप को ऊर्जा मिलता है, सांप को बाज खा लेता है तो बाज को ऊर्जा मिलता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ऊर्जा जो है भाई सूर्य के प्रकाश से क्या मिला, भाई घास को मिला, घास से किसको मिला, भाई मेढक को मिला, ऐसे टिड्डा को मिला, टिड्डों से किसको मिला, मेढक को मिला, मेढक को से सांप को, सांप से भाई बाज को मिला। तो ऐसी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। इसी का चित्र बना करके, किसी भी एक पारितंत्र का चित्र बना करके हमें समझा देना है कि ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार है, आप अच्छे से तैयार भी कर लेंगे, ठीक है बाबू। अच्छा, अगला है ग नंबर, एंटीबायोटिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा हम इसको और जूम करके बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए, बहुत मार खाएगा, ठीक है ना, ये देख ले, चलिए ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पर ये एंटीबायोटिक जो होते हैं, जो एंटीबायोटिक जो दवाई होता है, जो मेडिसिन होता है, जो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या होते हैं, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले एक और बात हमको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अगर आप पढ़े हैं तब, अगर आप पढ़े हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सबसे पहला जो खोजे जाने वाला जो एंटीबायोटिक्स था उसका नाम क्या था और उस एंटीबायोटिक्स को किसने खोजा था।
जो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक जो खोजा गया था उसका नाम क्या था और उसको किस वैज्ञानिक ने खोजा था, आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको हमको ये बताना है। अगला देखिए घ नंबर क्वेश्चन, परभक्षी पर टिप्पणी लिखी। भाई जो परभक्षी होते हैं, जो दूसरे जीव को मारकर खाते हैं, जो मांसाहारी है, हमने पढ़ा है, उसी की जगह पर इसको भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान क्वेश्चन है। मांसाहारी परभक्षी में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके हम लोग टिप्पणी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक जो है 5 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आइए देखते हैं कार्य कि आवृत्तिबीजी पौधों के जीवन चक्र का चित्रात्मक निरूपण कीजिए, ताकि जो आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं उनके जीवन चक्र क्या करना है, चित्रात्मक निरूपण करना है कि उनका जीवन चक्र किस तरह से बीतता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी हमें समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से है, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन उससे दिया है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी या अथवा करके दिया कि ऊपर वाला काम करिए, नहीं तो नीचे वाला काम करिए। तो भाई हम क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ सीख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम दोनों पढ़ेंगे, यहाँ पे दोनों का आंसर जानेंगे, पहला भी जानेंगे, दूसरा भी जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, युग्मक जनन किसे कहते हैं। समान सा एकदम क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कहा जाएगा। आसान है लेकिन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो आसान है वो इंपोर्टेंट है, नहीं, ये आसान है क्योंकि ये हम लोग से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि भाई ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इसको याद करना एकदम बनता है हमें कि युग्मक जनन मतलब युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर, भाई शुक्राणु जनन भाई पुरुषों में होता है, अंडाणु जनन किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। इन दोनों में अंतर हमें बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो यह भी एक तरह से इंपोर्टेंट। तो भाई 7वां का पहला दिया है और उसमें अथवा करके दिया है, तो आप जो आपको ढंगा तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोनों बनाएंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पे याद करना हमें। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है बाबू, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, दिया यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। भाई कोशिका में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए का नाम लिखिए। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन, और वो भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया है, 5 नंबर में दे दिया है कि भाई जो कोशिका में पाए जाने वाले जो आरएनए होते हैं 3 प्रकार के, तीनों का नाम लिखना है। तीनों का नाम क्या होता है भाई, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं जी भाई। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ये तीनों का नाम लिखना था और साथ में कह रहा है कि भाई प्रत्येक का कार्य लिखिए। एमआरएनए का कार्य क्या है, टीआरएनए का कार्य क्या है और आरआरएनए का कार्य क्या है, इन तीनों का कार्य लिख देना और हमारा 5 नंबर खूब आराम से मिल जाएगा फ्री में, एकदम फ्री में आपको मिलेगा। इतना आसान क्वेश्चन तो सोचिए कि भाई अगर आ जाएगा तो एकदम धुआं कर देंगे आप। ठीक है, तो आपको जो है ये क्वेश्चन एकदम तैयार रखना, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। बायोलॉजी के पेपर में आप देखेंगे हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और उनके कार्य बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और उनके कार्य बताएं। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है बाबू, अच्छा, अनुवांशिक कूट क्या है, अथवा में दिया इसी के, अगर ऊपर वाला ढूंढना है तो नीचे वाला बताइए कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। भाई इसकी विशेषता बताना है अनुवांशिक कूट। तो जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल क्या करते हैं, सभी तरह के प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से बनता है। ठीक है, तो उसमें ये सहायता करते हैं अनुवांशिक कूट। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है, आगे चर्चा की जाएगी इसकी। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इस मॉडल पेपर का 9वां क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कि अल्कोहल या ड्रग के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए तथा इससे बचने के उपायों की लिखिए। कारण कि जो ड्रग अल्कोहल मतलब जो अल्कोहल और ड्रग के सेवन से जो होने वाली हानिकारक प्रभाव है, जो हानिकारक प्रभाव जो हमारे शरीर में पड़ते हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि देखिए भाई कोई भी व्यक्ति अगर ड्रग लेता है या कोई भी व्यक्ति अगर अल्कोहल लेता है तो उसके शरीर पे क्या होता है, कुछ तत्कालिक प्रभाव पड़ते हैं, कुछ उसका तुरंत असर दिखता है। जैसे कि तत्कालीन प्रभाव क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति पी लेता है तो भाई उसके अंदर बर्बरता आ जाती है, बिना मतलब के बोलता है। अगर आप एक बात बोलेंगे तो वो 50 बात बोलेगा, तो उसके अंदर सबसे पहले बर्बरता जाएगी, शरीर उसका कंट्रोल में नहीं रहेगा, 2 डेग आगे 2 डेग पीछे। एक पियक्कड़ को आप देखते हैं कि भाई क्या करता है, पी लेने के बाद से उसका अपना पूरा होश खो बैठता है, किसी से भी गाली कर देना, किसी से भी झगड़ा कर लेना,
भाई चलते हुए किसी भी व्यक्ति को मार देना, इस तरह के उसके अंदर लक्षण आ जाते हैं, बर्बरता आ जाता है, तो ये तत्कालिक प्रभाव होते हैं। इसके अलावा जो है ड्रग होता है जो काफी एक तरह का मतलब कि नशीलेदार चीज होता है, अगर उसको कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसके अंदर भी इसी तरह का लक्षण दिखता है और काफी ऊर्जावान महसूस करता है वो व्यक्ति, ठीक है। और पी लेने के बाद लगता है कि भाई वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और किसी के घर को अपना घर बना देता है पीने के बाद से, ठीक है ना। भाई पीने के बाद से कहेगा क्या, आपका घर हमारा है, इससे बोलेगा। तो भाई जितने भी झगड़ा वाला जो बात तक पीने के बाद ही याद आता है, पीने के पहले याद नहीं आएगा। जब नशा नहीं रहेगा तो कुछ भी आपसे बोलेगा नहीं, जब नशा रहेगा तो सब बोलेगा आपसे, सब बोलेगा, सब कुछ करेगा वो। लेकिन जैसे ही नशा उतर जाएगा एकदम चुपचाप शांत से होकर के आपके सामने से गुजरेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो भाई सबसे बहस कीजिए, पियक्कड़ से, पीने वाले से किसी भी तरह का बहस नहीं करिए, ठीक है। अच्छा, तो वही है करके इससे बचने के उपाय बताइए, क्या है बचने के उपाय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि एक तरह से हमें सामाजिक संदेश भी देता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि समाज में हमें किस तरह से रहना चाहिए और किन चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए, किसको हमें छोड़ देना चाहिए या किस चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के लिए मतलब कि बोर्ड के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा में इसी के अथवा में दे दिया यहाँ प्रश्न, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है ये बताना है। जीवों के अंदर मतलब कि धरती पे क्या है, तमाम तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जो विविधता पाई जाती है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियां हैं, किस तरह से जो है जैव विविधता को हम संरक्षित कर सकते हैं, भाई इसकी नीतियां क्या है, उन सभी नीतियों के बारे में हमें बताना है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है भाई, पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज है, इसके बारे में जानना तो अति आवश्यक होता है, हमें अपने जीवन के लिए भी जानना चाहिए और साथ में जो है हमें इस बोर्ड एग्जाम के लिए भी जानना चाहिए। तो इसलिए दो लाभ है, बहुत सारे लाभ हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो ये था हमारा जो है मॉडल पेपर, ठीक है, ये था हमारा मॉडल पेपर का डिस्कशन था। हमने क्या किया है, इस पूरे वीडियो के अंदर जो है मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है कि किस किस तरह का क्वेश्चन इससे आ रखा है, ठीक है बाबू, ये बातें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस ये वीडियो में अगर हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो ये वीडियो काफी बड़ा हो सकता है। मैं आपको अगले वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, तो आप हमारे साथ अगले वीडियो में एकदम लगे रहिएगा और पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका बाकी नहीं रहेगा। तो इसके आगे वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला, भाई मतलब कि इसमें 5 गो और इसका 5 गो, इन 5 मतलब 10 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। फिर से उसके आगे वाले वीडियो में पहला, दूसरा, मतलब कि चौथा, पांचवा और छठवीं का, तीनों का जो 3-3 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले एक साथ, 1 नंबर वाले एक साथ, इन दोनों को एक साथ करा देंगे हम। और 3-3 नंबर वाले 3 प्रश्न है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठवा है, इनमें 4-4 प्रश्न दिया, मतलब 4-3 12 क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको ये जो क्वेश्चन का जब आंसर बताऊंगा तो पूरी तरह से समझाते हुए चलूंगा, समझाऊंगा तो समय लगेगा, इसीलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में करके बना रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, अच्छे से आप इसको तैयार कर लें, ठीक है बाबू। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा लेकिन अगली वीडियो में, ठीक है बाबू, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं।